अब जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने आपको समझानी है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स। और इससे आगे अब पूरी वो गुफ्तगू का हिस्सा शुरू हो रहा है जिसके अंदर हम टी टी सेल्स, बी सेल्स, एंटीबॉडीज और फिर टी सेल्स की किस तरीके से मुख्तलिफ टाइप्स हैं, कौन टाइप किस तरीके से इंड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है, डिफरेंशिएट होती है, ये सारी की सारी अब हमें डिस्कशन करनी है। तो उसमें जो सबसे पहली डिस्कशन है वो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स। आइए ज़रा पहले एक अच्छी सी खूबसूरत सी डायग्राम की तरफ चलते हैं और फिर इस बात को समझते हैं, और फिर मैं दोबारा आ जाऊंगा टेक्स्ट की तरफ। अब जरा ये बात समझिए कि हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। और बोन मैरो के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टी सेल प्रीकर्सर। आपको पता है कि बी सेल्स और टी सेल्स दोनों कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, दोनों के दोनों बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस टी सेल की मैचुरेशन करनी है। उसके लिए हम इसको भेज देंगे उस फैक्ट्री में जहाँ पर ये होता है, और वो कौन है, वो है थाइमस। अब थाइमस के अंदर जो ये टी सेल आता है बोन मैरो से होता हुआ, ये बेसिकली CD4 पॉजिटिव भी होता है और CD8 पॉजिटिव भी होता है। तो ये एक ऐसा टी सेल होता है जिसके पास दोनों सीडीज होते हैं, यानी कि 4 पॉजिटिव भी और 8 पॉजिटिव भी। अभी इनके अंदर कोई तखसीस नहीं हुई है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि इन CD4 8 पॉजिटिव टी सेल्स को सेल्फ एंटीजन से एक्सपोज किया जाता है और देखा जाता है क्या वो इससे बाइंड कर रहे हैं या नहीं कर। अगर सेल्फ एंटीजेंस और टी सेल प्रीकर्सर्स का आपस में रिएक्शन हो जाए तो हम उन टी सेल्स को जो है वो रिटेन रख लेते हैं और उनको फिर आगे मेडुला की तरफ बढ़ा दिया जाता है कि ये टी सेल्स एंटीजन को बाइंड करने की सलाहियत रखते हैं। अलबत्ता वो सेल्फ है कि बाहर वाली है, अभी इसकी कोई तखसीस नहीं हुई है, इसकी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई है। तो इस अमल को क्या कहा जाता है, इस अमल को कहा जाता है पॉजिटिव सिलेक्शन। अगर पॉजिटिव सिलेक्शन, अगर सेल्फ एंटीजन से बाइंडिंग ना हो तो वैसे टी सेल्स की एपोप्टोसिस कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो सेलेक्ट कर लिए उनको भेजते हैं थाइमिक मेडुला में। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा से सेल्फ एंटीजन से एक्सपोज किया जाता है और देखा जाता है कि सेल्फ एंटीजन से बाइंड कर रहे हैं नहीं। अब अगर सेल्फ एंटीजन से बाइंडिंग हो जाए तो फिर क्या होता है, उसको खत्म कर दिया जाता है कि भाई ये तो ऑटो इम्यूनिटी कराएगा। और अगर वो सेल्फ एंटीजन को पहचानने से इनकार कर दे तो उसको रिटेन रख लिया जाता है और उसको CD4 या CD8 पॉजिटिव में से एक बना दिया जाता है, यानी कि उसका एक क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सिलेक्शन। तो ये जो सिलेक्शन है ये इन अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग विद सेल्फ एंटीजन है। अगर सेल्फ एंटीजन से बाइंड कर लिया ऊपर कॉर्टेक्स के अंदर तो पॉजिटिव है, और नीचे अगर बाइंड नहीं किया सेल्फ एंटीजन से तो क्या है, नेगेटिव। ये बात आई होप समझ आ गई होगी। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, उसके बाद इसको लिम्फ नोड की तरफ भेज दिया जाता है। अब इस ये जो है वो एक खास सेल बन चुका है, या तो ये CD8 पॉजिटिव है या CD4 पॉजिटिव है। जो CD8 पॉजिटिव है वो तो लिम्फ नोड में जाके साइटोटॉक्सिक टी सेल कहलाया करता है, और जो CD4 पॉजिटिव टी सेल है उसका नाम होता है हेल्पर टी सेल। तो CD8 पॉजिटिव टी सेल को खास खिताब किया जाता है कि साइटोटॉक्सिक है, इसका काम तबाही फैलाना है। और CD4 पॉजिटिव टी सेल जो है उसको हेल्पर टी सेल कह दिया जाता है। अब ये जो हेल्पर टी सेल है, ये T हेल्पर 1 भी बन सकता है, T हेल्पर 2 भी बन सकता है, T हेल्पर 17 भी बन सकता है, T रेगुलेटरी भी बन सकता है। लेकिन मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि चाहे वो T हेल्पर 1 हो, चाहे वो T हेल्पर 2 हो, चाहे वो T हेल्पर 17 हो, चाहे वो T रेगुलेटरी हो, चारों क्या होंगे, चारों CD पॉजिटिव होंगे। सो इफ नेक्स्ट टाइम समवन आस्क यू व्हाट इज द क्लस्टर डिफरेंशिएशन मार्कर फॉर T हेल्पर 17, तो आप क्या कहेंगे, CD4। टी रेगुलेटरी के लिए क्या है, CD4। T हेल्पर 2 के लिए क्या है, CD4। T हेल्पर 1 के लिए क्या है, CD। सही है। अब अगली डिस्कशन ये होगी कि भाई वो कौन से फैक्टर्स हैं जो T हेल्पर सेल को T हेल्पर 1 बनाते हैं, T हेल्पर सेल को T हेल्पर 2 बनाते हैं, T हेल्पर सेल को T हेल्पर 17 बनाते हैं, इसको T रेगुलेटरी बनाते हैं। अब जरा जो हमने अब तक ये सिलेक्शन वाला पूरा पढ़ा इसको हम एक दफा यहाँ देख लेते हैं। वो ये कि टी सेल प्रीकर्सर्स बनते तो बोन मैरो में हैं, लेकिन फिर वो माइग्रेशन करते हैं थाइमस की तरफ फॉर ट्रेनिंग। और फिर थाइमिक ट्रेनिंग में दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव सिलेक्शन होती है जो कि कॉर्टेक्स में होती है, एक नेगेटिव सिलेक्शन होती है जो कि मेडुला में होती है। जो पॉजिटिव सिलेक्शन होती है
उसके अंदर जो टी सेल्स होते हैं वो डबल पॉजिटिव होते हैं, ये बात हो गई। और फिर उनको सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल्स यानी कि सेल्फ एंटीजेंस दी जाती हैं, और ये देखा जाता है क्या वो इनको रिकॉग्नाइज करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। अगर वो सलाहियत रखते हैं तो उनको सरवाइव रखा जाता है, अगर वो नहीं करते तो उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है। फिर क्या होता है, वो मेडुला की तरफ आते हैं, यहाँ नेगेटिव सिलेक्शन होती है, दोबारा से सेल्फ एंटीजेंस दिखाई जाती हैं, लेकिन अब ये देखना है कि ये बाइंड करती हैं या नहीं। अगर वो बाइंड कर जाए नहीं करना था दोस्त, एपोप्टोसिस हो जाएगी। और ये किसकी वजह से होती है, ये एयर के साथ होती है, यानी कि ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन की वजह से होती है। और अगर वो बाइंड ना करे तो फिर क्या होता है, उसको रिटेन रख लिया जाता है। और फिर लीनिएज कमिटमेंट हो जाती है कि भाई अब तुम्हें हमने चूज कर लिया है कि तुम इस काबिल हो कि तुम दुश्मनों से मुकाबला कर सकते हो, चुनांचे तुम्हें दो में से एक रैंक दे दिया जाएगा। बेसिकली ये रैंक्स हैं हमारी बॉडी की, आदमी की। इसमें पहला रैंक क्या है, CD8 पॉजिटिव। दूसरा रैंक क्या है, CD4 पॉजिटिव। जो CD8 पॉजिटिव हैं वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, और CD4 पॉजिटिव जो है वो हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर क्यों, क्योंकि ये पूरा इम्यून रिस्पांस कोऑर्डिनेट करते हैं। साइटोटॉक्सिक इसलिए क्योंकि ये इन्फेक्टेड या ट्यूमर सेल्स को वहीं मौके महल पे जहाँ बहाक कर देते हैं। तो CD8 वो सोल्जर्स हैं जो कि गन्स के साथ हैं, जबकि CD4 वो कमांडर्स हैं जिन्होंने पूरी बटालियन को जो है लीड करना है और उनको एक डायरेक्शन में लेके जाना है दुश्मन के खिलाफ। अब ये फर्दर डिफरेंशिएशन होगी लिम्फ नोड के अंदर कि वो हेल्पर टी सेल जो है, जो कि CD4 पॉजिटिव टी सेल है, वो किस में कन्वर्ट होगा। वो चार में से एक ऑप्शन में जा सकता है, T हेल्पर 1, T हेल्पर 2, टी रेगुलेटरी और T हेल्पर 17। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि T हेल्पर 1 कैसे बनता है। ठीक है, क्या समझते हैं सबसे पहले कि T हेल्पर 1 कैसे बनता है। आओ जरा डायग्राम की तरफ। ये देख, ये तुम्हारे पास एक मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज का जब टाकरा होता है किसी एंटीजन से, ये लेट से एक एंटीजन आई, हाँ छोड़ूंगा नहीं। तो ये एंटीजन को जब मैक्रोफेज देखता है, सीधा साधा हमारा मासूम सा मैक्रोफेज, तो ये कहता है कि ओह, सो यू आर हियर, लेट्स प्ले, लेट्स स्टार्ट द गेम। वही होता है ना कि लेट द पार्टी बिगिंस, हाँ लेट द पार्टी बिगिंस। तो होता ये है कि ये जब इसको इनगल्फ करता है, तो हमने पढ़ा कि वो MSC2 के ऊपर इसको एक्सप्रेस करता है, लेकिन साथ साथ ये बाकी बॉडी को भी क्या करता है, होशियार कर देता है। होशियार हो जाओ, देयर इज सम इन्वेडर, देयर इज सम एंटीजन, देयर इज सम फॉरेन बॉडी, आर्मी, लड़ने के लिए तैयार रहो। तो ये मैक्रोफेज क्या करता है, ये मैक्रोफेज ये करता है कि वो बहुत सारे सिग्नल्स फेंकना शुरू कर देता है। इन सिग्नल्स को हमारे यहाँ आम जबान में इंटरल्यूकिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरल्यूकिन। तो मैक्रोफेज से एक इंटरल्यूकिन निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरल्यूकिन 12। और ये इंटरल्यूकिन 12 क्या करता है, ये T हेल्पर 0 को किस में डिफरेंशिएट कर देता है, T हेल्पर 1। सो नेक्स्ट टाइम इफ समवन आस्क यू विच इंटरल्यूकिन डिफरेंशिएट T हेल्पर 0 इंटू T हेल्पर 1, तो उसका जवाब क्या होगा, उसका जवाब होगा इंटरल्यूकिन 12। अब होता ये है कि ये T हेल्पर 1 क्या रिलीज करता है, इंटरफेरॉन गैमा। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जिस तरह मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन रिलीज करते हैं, उस तरह T हेल्पर सेल्स भी करते हैं। और T हेल्पर 1 सेल सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरल्यूकिन रिलीज करता है, जो कि कौन सा है, वो है इंटरफेरॉन गैमा। ये इंटरफेरॉन गैमा इज बेसिकली अ फैक्टर विच स्टिमुलेट्स मोर मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, वो इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करेंगे, जो कि मजीद डिफरेंशिएशन कराएगा T हेल्पर 0 की T हेल्पर 1 में। इस तरीके से ये एक लूप बनता है कि जिसके अंदर इंटरफेरॉन गैमा और इंटरल्यूकिन 12 मिलकर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ T हेल्पर 1 सेल्स की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। So the positive factors, positive interleukins, which leads to formation of T healper 1 from T healper 2 cells are two, that is interleukin 12 और interferon gamma। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या लिखा हुआ है ये अभी मैं समझाता हूँ थोड़ी देर। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया कि T हेल्पर 1 किससे बनता है, ये रिलीज क्या करता है, और
ये पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। अब ये देखो, तो टी हेल्पर वन इंड्यूस बाय टू फैक्टर्स, इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गैमा, और इनहिबिटेड बाय इंटरल्यूकिन 4 10। अभी याद कर लें, अभी थोड़ी देर में चंद सेकंड्स के बाद समझ भी आ जाएगा। और ये सिक्रीट क्या करता है, प्रीडोमिनेटली इंटरफेरॉन गैमा, और उनका काम क्या होता है कि वो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करें। और इंटरल्यूकिन 2 का काम होता है कि वो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स को एक्टिवेट करें। अब अगला पार्ट क्या है, हम ये समझें कि टी हेल्पर 2 किस तरह एक्टिवेट होते हैं। अब ये देखो होता क्या है, होता ये है कि हमारी बॉडी में टी हेल्पर 2 सेल्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रोल है किसके अंदर, एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म की आईजीई, इयोसिनोफिल्स के कीमो अट्रैक्टेंट मॉलिक्यूल और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जब कोई एलर्जिक एंटीजन आती है तो वो मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स वगैरह को एक्टिवेट करती है। बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स क्या करते हैं, वो इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करते हैं। और इंटरल्यूकिन 4 क्या करती है, वो टी हेल्पर नॉट को किस में डिफरेंशिएट करती है, टी हेल्पर 2, ठीक है। ये टी हेल्पर 2 क्या रिलीज करता है, ये इंटरल्यूकिन 10 रिलीज करता है, जो कि खुद इसके बनने में मजीद मददगार हो जाती है। तो दो फैक्टर्स हैं जो कि टी हेल्पर नॉट को टी हेल्पर 2 में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक इंटरल्यूकिन 4 है और एक इंटरल्यूकिन 10 है। और फिर ये टी हेल्पर 2 सेल जाकर बी सेल्स के साथ इंटरेक्शन करता है। ये इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, इसकी तफसील आगे आ रही है। और फिर बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है और फिर वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। तो एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर समराइज करके ड्रॉ करना चाहूँ, तो लेट से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है TH0, ठीक है, टी हेल्पर नॉट सेल। टी हेल्पर नॉट सेल को मैक्रोफेज ने क्या भेजा, सिग्नल भेजा। मैक्रोफेज ने क्या भेजा, सिग्नल भेजा। किसके जरिए, इंटरल्यूकिन 12 के जरिए। किसके जरिए भेजा, इंटरल्यूकिन 12 के जरिए। और ये टी हेल्पर नॉट किस में कन्वर्ट हो गया, एक काम करते हैं इसको यहाँ बना दें, थोड़ा सा अच्छा करके। ये आपके पास टी हेल्पर नॉट है, इसको मैक्रोफेज से सिग्नल आया। क्या सिग्नल आया, कि भाई मेरे पास एक एंटीजन है, मेरे पास एक फॉरेन बॉडी है, और मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, होशियार कर रहा हूँ। और वो सिग्नल था इंटरल्यूकिन 12 के जरिए। तो ये टी हेल्पर नॉट किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया टी हेल्पर 1 में। और टी हेल्पर 1 ने क्या किया, इंटरफेरॉन गैमा रिलीज किया। और इंटरफेरॉन गैमा ने क्या किया, जाकर मजीद मैक्रोफेज को स्टिमुलेट किया, जिन्होंने इंटरल्यूकिन 12 दोबारा रिलीज किया। और ये साइकिल चलती रही, ठीक है, ये साइकिल क्या हुई, चलती रही। अब दूसरी तरफ दूसरी साइकिल हो रही है, वो क्या हो रही है, वो ये हो रही है कि बेजोफिल्स और मास्ट सेल्स, कौन से सेल्स, बेजोफिल्स और मास्ट सेल्स, बेजोफिल सेल्स और मास्ट सेल्स, ये क्या रिलीज कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं इंटरल्यूकिन 4। और ये इंटरल्यूकिन 4 क्या है, ये इंटरल्यूकिन 4 टी हेल्पर नॉट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, टी हेल्पर 2 में। और ये जो टी हेल्पर 2 है, ये क्या रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है इंटरल्यूकिन 10, जो कि इसकी फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो ये हमारे पास वो की प्लेयर्स आ गए जो कि टी हेल्पर नॉट को टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा एक बात समझो, वो जो कि टी हेल्पर 2 का बनना स्टिमुलेट कर रहे हैं, वो टी हेल्पर 1 का बनना इनहिबिट कर रहे हैं। जो टी हेल्पर 2 का बनना स्टिमुलेट कर रहे हैं, वो टी हेल्पर 1 का बनना इनहिबिट कर रहे हैं, ये देखो। तो यानी कि मैं इस बात से ये समझा कि इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 10, ये इसका बनना क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। तो जो इंटर टी हेल्पर 2 का बनना प्रोमोट कर रहे हैं, वो टी हेल्पर 1 का बनना क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑपोजिट इज ट्रू।
कि इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गैमा, ये दोनों मिलकर इसका बनना इनहिबिट कर रहे हैं। ये है इनहिबिटरी का जो है बेसिक पीछे मकसद समझाने का। तो जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 10 टी हेल्पर 1 को इनहिबिट कर रहे हैं, और इंटरफेरॉन गैमा इंटरल्यूकिन 12 इसको टी हेल्पर 2 को इनहिबिट कर रहे हैं। तो आइए ज़रा टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, आपको ये बात समझ आ गई कि इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 10 टी हेल्पर 1 का बनना इनहिबिट कर रहे हैं, और टी हेल्पर 2 का बनना कौन इनहिबिट करेगा? इंटरफेरॉन गैमा और इंटरल्यूकिन 12। तो ये देखो, इंटरफेरॉन गैमा और इंटरल्यूकिन 12 इसका बनना इनहिबिट कर। तो देखो, ये नजर भी आ गया तुम्हें डायग्राम्स के अंदर। इंटरफेरॉन गैमा और इंटरल्यूकिन 12 इसका बनना इनहिबिट कर रहे हैं, और उसका कौन कर रहे होंगे? इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 10। तो ये हो गया हमारे पास ये। अब आ जाओ आखिरी दो वालों को देख लो। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारा दोस्त है। ये कौन है? ये टी हेल्पर 0 है। ठीक है। और टी हेल्पर 0 को अगर मुख्तलिफ सोर्सेज से आकर ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा स्टिमुलेट करे, तो ये टी हेल्पर 0 दो में से एक में कन्वर्ट हो सकता है। या तो ये टी रेगुलेटरी बनेगा, या ये टी हेल्पर 17 बनेगा। अब ये बात समझ लो कि जो टी रेगुलेटरी होता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और जो टी हेल्पर 17 होता है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं? ऑपोजिट हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है। अब क्या करें? जो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा है वो अस खुद भी क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वाला इंटरल्यूकिन है या कौन सा वाला केमिकल है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। उसका जवाब क्या है? ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा। अब एक सवाल एक आम आदमी के जहन में यह आता है कि जब एक एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज आकर टी हेल्पर 0 को डिफरेंशिएट कर रही है, तो उससे एक प्रो इन्फ्लेमेटरी चीज क्यों बन रही है? उसकी वजह यह है कि आपकी नॉलेज अभी अधूरी है। मुकम्मल बात यह है कि जब कोई एंटीजन आती है और वो मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करती है, तो मैक्रोफेज कमोबेश 5 से 6 इंटरल्यूकिन रिलीज करता है, जिनमें से एक हमने कौन सा पढ़ा था? इंटरल्यूकिन 12। इसी तरीके से ये एक और इंटरल्यूकिन रिलीज करता है जो कि इन्फ्लेमेटरी होता है, उसका नाम होता है इंटरल्यूकिन 6। आगे तफसील आ जाएगी। मुख्तसरन ये कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, टीएनएफ अल्फा, ये तीन ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो जब इंटरल्यूकिन 6 आता है, कौन? इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 जो आता है और वो क्या करता है? वो टी हेल्पर 0 को आके पुकारता है। तो टी हेल्पर 0 किस में कन्वर्ट हो जाता है? टी हेल्पर 17। यानी कि वो जो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इसके ऊपर, इंटरल्यूकिन 6 का प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? टी हेल्पर 17 में। यानी कि मुख्तसरन, अगर हमारे पास टी हेल्पर 0 को ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा ही सिर्फ और सिर्फ अगर स्टिमुलेट करे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टी रेगुलेटरी में। लेकिन अगर दो साइटोकाइंस आ जाएं ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा के साथ, एक प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन भी आके इसको मैक्रोफेजेस से आके इसको छेड़ने लग जाए, यानी कि वो इंटरल्यूकिन 6 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? टी हेल्पर 17। अब आओ जरा फाइनल डायग्राम को देखें। फाइनल डायग्राम, ये जो पूरी बात का खुलासा है वो ये है कि टी हेल्पर 0 4 उसमें बदलने की सलाहियत रखता है। 4 हेल्पर सेल्स में बदलने की सलाहियत रखता है। सारे के सारे CD4 पॉजिटिव होते हैं। अगर मैक्रोफेजेस से इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गैमा वाला पाथवे हो जाए, तो ये क्या बन जाता है? ये टी हेल्पर 1 बन जाता है। अगर मास सेल्स, बेसोफिल्स और मुख्तलिफ जराए से इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 10 आ जाएं, तो कौन सा पाथवे हो जाता है? टी हेल्पर 2 हो जाता है। और ये वाले जो है वो टी हेल्पर 1 को इनहिबिट करते हैं, और ये वाले टी हेल्पर 2 को इनहिबिट करते हैं। ठीक है। और अगर सिर्फ ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा आए तो टी रेगुलेटरी बनता है, और अगर उसके साथ साथ इंटरल्यूकिन 6 भी आ जाए तो क्या बन जाता है? टी हेल्पर 17 बनता है। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुलासा। तो ये हमने क्या किया, एक और अहम बात डिस्कस कर ली। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब ये समझना भी जरूरी है कि ये जो टी सेल और बी सेल्स हैं, ये हमने पढ़ लिया कि जो टी हेल्पर सेल है, ठीक है, और एक हमारे पास कौन सा सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है। तो दोनों अलग अलग चीजों को पहचानते हैं। जो टी हेल्पर सेल है वो, उसका ताल्लुक MHC2 से है, ये बात हमने पढ़ी, ठीक है। और जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल है, उसका ताल्लुक MHC1 से है, ठीक है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि 4 × 2 = 8, 8 × 8 तो हमें 8 का फिगर जो है वो अचीव करना है। अब ये है कि ये सेल्स एक्टिवेट कैसे होते हैं जब इनका इंटरेक्शन होता है किसी भी चीज से, ठीक है। अब जरा ये देखो, होता क्या है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो क्या करता है, वो एंटीजन को खाता है। ये देखो, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, लेट्स से ये मैक्रोफेज है। इसने क्या किया, इसने एंटीजन खाया। जब इसने एंटीजन को खाया तो हुआ ये कि ये एंटीजन जो है वो पूरे प्रोसेस से होती हुई MHC1 या MHC2 पे जाके क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। अब नाइव टी सेल आएगा और आकर अपने टी सेल रिसेप्टर के जरिए इसको पहचानेगा, ठीक है। जब उसको पहचान लिया तो ये कहलाता है पहला सिग्नल कि भाई अब एंटीजन को पहचान लिया। पुलिस ने पहचान लिया कि भाई चोर कौन सा है, ठीक है। CID ने क्या किया, वो अपने रिकॉर्ड में डाला और कहा कि हाँ ये वो शख्स है जिसको हमें पकड़ना है, ठीक है, हम पहचान गए। अब क्या करना है, अब इसके खिलाफ इम्यून प्रोसेस एक्टिवेट करना है। उसके लिए हमें चाहिए होता है एक सेकंड सिग्नल। वो सेकंड सिग्नल क्या होता है, वो ये होता है कि ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसकी सरफेस के ऊपर एक और क्लस्टर डिफरेंशिएशन मार्कर यानी कि CD मार्कर होता है, जिसको हम कहते हैं CD8086। और इसी CD8086 को क्या कहते हैं, B7 कहते हैं। ये B7 क्या करता है, ये नाइव टी सेल के ऊपर बैठे हुए CD28 से इंटरेक्ट करता है। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है तो ये सेकंड सिग्नल होता है। और जब जैसे ही ये सेकंड सिग्नल टी सेल को मिलता है, टी सेल क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब दो काम होंगे एक्टिवेट हो गए, या तो ये CD8 पॉजिटिव टी सेल जो है वो एक्टिवेट हुआ है, या CD4 पॉजिटिव टी सेल एक्टिवेट हुआ है। अगर ये CD8 पॉजिटिव टी सेल एक्टिवेट हुआ है तो ये क्या है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल। और अगर ये CD4 पॉजिटिव टी सेल एक्टिवेट हुआ है तो वो हेल्पर टी सेल है। और उसने जाके फिर मजीद आगे जाकर मैक्रोफेजेस या बी सेल को एक्टिवेट करना है, जैसा कि हम पीछे पढ़कर आ चुके। ये T हेल्पर 1 जो है वो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और T हेल्पर 2 जो है वो फिर बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। पीछे हमने इसकी तफसील पढ़ ली है ना। तो ये देखो जरा, इसको पढ़ भी लेते हैं टेक्स्ट से कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ईट्स एंटीजन, और फिर वो भागता हुआ कहाँ पहुंचता है, लिम्फ नोड माइग्रेशन के, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, मुझे देखो मुझे देखो। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है, वो लिम्फ नोड में जाकर टी हेल्पर सेल से जाके इंटरेक्ट करता है, या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल से इंटरेक्ट करता है। अगर तो उसकी सरफेस के ऊपर MHC2 प्रेजेंट की गई है तो वो ऐसे टी हेल्पर सेल से इंटरेक्ट करता है जो कि CD4 पॉजिटिव होता है। अगर उसकी सरफेस के ऊपर MHC1 है तो वो ऐसे टी सेल से इंटरेक्ट करता है जो कि CD8 पॉजिटिव है। और जो ये इंटरेक्शन होता है ये किस किस के थ्रू होता है, ये टी सेल रिसेप्टर के थ्रू होता है। और सामने जो एंड मैक्रोफेज के ऊपर चीज होगी वो या MHC1 होगी या MHC2 होगी। तो ये पहला इंटरेक्शन हो गया। फिर दूसरा इंटरेक्शन क्या होता है, वो को स्टिमुलेशन कहलाता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर जो B7 होता है वो टी सेल के CD28 से बाइंड करता है, ठीक है। और अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, को स्टिमुलेशन नहीं होगी। को स्टिमुलेशन नहीं होगी तो टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा, और टी सेल पैरालाइज रह जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं एनर्जी हो गई। क्या हो गई भाई, एनर्जी हो गई। तो लेट्स से कि सिग्नल 1 भी मिल गया, सिग्नल 2 भी मिल गया। आउटकम क्या होगा कि टी हेल्पर सेल जो है वो ऐसे साइटोकाइंस रिलीज करेगा जो कि आगे जाकर बी सेल्स या मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो क्या होगा, वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करेगा। तो ये बात हमने बता दी कि अगर सिग्नल 1 होता है लेकिन सिग्नल 2 नहीं होता तो इसको हम एनर्जी कहते हैं, और इसको इम्यून टॉलरेंस भी कहा जाता है। अच्छा, इम्यून टॉलरेंस के ना मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट पर मुख्तलिफ नाम है, तो आप सब ये याद रखें कि इसको एनर्जी कहते हैं। जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा
वो एनर्जी के हवाले से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से टी सेल की एक्टिवेशन होती है। अब हम ये पढ़ते हैं कि बी सेल की एक्टिवेशन कैसे होती है और ग्लास स्विचिंग क्या होती है। होता ये है कि हेल्पर टी सेल अब एक्टिवेट हो चुका है। हमने जो ऊपर प्रोसेस पढ़ा, इसके अंदर लेट्स से हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो गया बिल्कुल इसी प्रोसेस से। अब बी सेल कैसे एक्टिवेट होता है और फिर क्लास स्विचिंग किस तरह होती है, वहां पे हमें दो मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं यहाँ पर नीचे। तो पहला ये कि बी सेल किस तरह एक्टिवेट होता है। वो इस तरह एक्टिवेट होता है कि एंटीजन जो है वो बी सेल रिसेप्टर को बाइंड करती है और उसकी एंडोसाइटोसिस हो जाती है। और फिर जो है ये जो एंटीजन होती है ये बी सेल के MSC2 के ऊपर डिस्प्ले कर दी जाती है। और जो एक्टिवेटेड CD4 पॉजिटिव टी सेल होते हैं वो आके अब इसको पहचानते हैं। जब इसको पहचानते हैं तो फिर यहाँ पे एक सेकंड सिग्नल होता है, एक CD40 लाइगैंड इंटरेक्शन होता है। और अगर ये इंटरेक्शन हो जाए, यानी कि बी सेल के ऊपर CD40 और टी सेल के ऊपर CD40 लाइगैंड इनका आपस में इंटरेक्शन हो जाए, तो फिर बी सेल जो है वो मजीद एंटीबॉडी सी क्लासेस बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर क्या होता है कि क्लास स्विचिंग नहीं हो पाती और एक सिंड्रोम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर IgM सिंड्रोम। उससे पहले कि मैं आगे टेस्ट की तरफ चलूं, आइए जरा हम डायग्राम को देख लेते हैं। तो भाई ये हमारे पास एक्टिवेटेड CD4 पॉजिटिव टी सेल है, यानी कि ये हमारे पास हेल्पर टी सेल है जो कि ऊपर जो हमने प्रोसेस पढ़ा था एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, उसके जरिए एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, हुआ ये कि एंटीजन आई, एंटीजन ने जो है आके बाइंड किया बी सेल रिसेप्टर को, उसकी फैगोसाइटोसिस हुई, ये एंटीजन बी सेल के अंदर आ गई और फिर MSC2 के ऊपर प्रेजेंट कर दी गई। अब ये होगा कि ये जो एक्टिवेटेड टी सेल है ये अपने टी सेल रिसेप्टर के जरिए जाकर इस वाली MSC2 को पहचानेगा। उससे पहचान लिया, ठीक है, बिल्कुल यही एंटीजन है जिसके खिलाफ मैं एक्टिवेट हुआ हूँ। अब क्या होगा कि एक नया इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे भी सेकंड सिग्नल है, वही है कि एक्टिवेटेड CD4 पॉजिटिव टी सेल के ऊपर जो CD40 लाइगेंड है वो बी सेल के CD40 से इंटरेक्ट करेगा। जब वो इंटरेक्ट करेगा तो उस इंटरेक्शन के नतीजे में CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल से कुछ साइटोकाइंस रिलीज होंगे। और वो साइटोकाइंस क्या करेंगे, वो हमारे पास बी सेल की एक्टिवेशन करवा देंगे। जब बी सेल की एक्टिवेशन हो जाएगी तो बी सेल जब अभी इस पूरे प्रोसेस के थ्रू एक्टिवेट नहीं हुए होते, तो उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो होती है IgM। लेकिन जब ये वाला इंटरेक्शन होता है और साइटोकाइंस आते हैं और फिर ये एक्टिवेटेड बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, तो ये मजीद नए किस्म की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइटोकाइंस विच हैव स्टिमुलेटेड दिस बी सेल्स। अब ये जरा समझ लेते हैं, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये है कि लेट्स से ये साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 4 थे, तो यहाँ पे जो आपके पास बनेगी एंटीबॉडी वो IgE और IgG बनेगी। लेट्स से कि ये साइटोकाइंस जो है वो इंटरल्यूकिन 5 थे, तो अब यहाँ जो एंटीबॉडी बनेगी वो कौन सी बनेगी, IgA बनेगी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि IgM तो डिफॉल्ट एंटीबॉडी है, बट अगर साइटोकाइंस टी हेल्पर सेल से आके इस बी सेल को स्टिमुलेट करें, एक्टिवेट करें, तो फिर ये मजीद एंटीबॉडीज भी बना सकता है। अगर वो साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 4 है तो ये IgA और IgE और IgG बनाएगा। अगर ये इंटरल्यूकिन 5 है तो ये IgA बनाएगा। So this is how B cells are activated and undergo the process of class switching। तो आउटकम क्या है कि IgM प्रोडक्शन सबसे पहले होती है, उसके बाद क्लास स्विचिंग होती है, फिर एफिनिटी मैचुरेशन होती है। अभी एफिनिटी मैचुरेशन क्या होती है थोड़ी देर बाद आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जरा एक बात समझो, अगर CD40 लाइगैंड ना हो, CD40 लाइगैंड यानी कि ये वाला लाइगैंड ना हो, तो टी हेल्पर सेल का बी सेल के साथ को स्टिमुलेशन वाला प्रोसेस रुक जाएगा, यानी कि ये वाला सिग्नल नहीं मिलेगा, तो यानी कि ये वाला काम नहीं हो सकेगा। और इसके नतीजे में ये होगा कि ये जो साइटोकाइंस रिलीज होने थे इस मिलाप के बाद, वो साइटोकाइंस रिलीज नहीं हो सकेंगे
जब वो साइटोकाइंस नहीं रिलीज होंगे तो मुझे बताओ कि क्लास स्विचिंग होगी? नहीं होगी। जब क्लास स्विचिंग नहीं होगी तो फिर सिर्फ और सिर्फ आईजीएम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती रहेंगी, ना आईजीजी होगी, ना आईजीई होगी, ना आईजीए होगी। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि एक ऐसा सिंड्रोम वहां पर जन्म लेगा जिसको हम कहते हैं हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। ये आईजीएम तो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन ना आईजीजी का नामो निशान है, ना आईजीई का नामो निशान है, ना आईजीए का नामो निशान है। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है आईजीए ना होने से, आईजीए ना होने से म्यूकोजल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, साइनोपुल्मोनरी इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएंगे, जियार्डिया बहुत ज्यादा होने लगेगा। आईजीई ना होने की वजह से क्या होगा? जो एलर्जिक रिएक्शंस के साथ लड़ने की सलाहियत थी वो खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से आईजीजी भी बहुत सारे काम करती है, ऑप्सोनाइजेशन करती है ऑप्सोनाइजेशन करती है, और भी बहुत सारे काम करती है। वो सारे काम मुतासर हो जाएंगे और पेशेंट हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में चला जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। लेट्स से हम तीन चार जो है वो क्लिनिकल स्टाइल क्वेश्चंस कर लेते हैं, वन लाइनर्स। अगर लेट्स से एक पेशेंट है जिसको रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आईजीएम बहुत बड़ा हुआ है लेकिन आईजीजी आईजीए आईजीई बहुत कम है, तो किसमें डिफेक्ट है? 3D40 लाइगेंड की म्यूटेशन हुई हुई है, यानी कि वो हाइपर आईजीएम सिंड्रोम से गुजर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन B7CD28 यानी कि एक्टिवेशन ऑफ टी सेल में ये वाला सिग्नल नहीं हो रहा, तो क्या होगा? हमने पढ़ लिया कि एनर्जी होगी। ठीक है। विच साइटोकाइंस प्रोमोट्स आईजीए क्लास स्विचिंग, हमने पढ़ लिया इंटरल्यूकिन 5। ठीक है। तो आपको पता होगा कि 4G सिग्नल्स आते हैं, 4G। तो 4GE। ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 4GE को करवाता है, और 5 से ए याद कर लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम इस डिस्कशन से फारिग हो जाते हैं तो एक और डिस्कशन हमारे लिए बहुत अहम है, वो ये है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और एंटीबॉडी की स्पेसिसिटी और एंटीबॉडी की आइडियोटाइप और एंटीबॉडी की आइसोटाइप और इसकी सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन और एफिनिटी मैच्योरेशन, ये सारी इस्तिलाहात को अहसन तरीके से समझना और फिर एग्जाम के क्वेश्चंस में अप्लाई करना। सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे पास ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एक आपके सामने वाई शेप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसके दो रीजन्स होते हैं। एक आपके पास वो रीजन होता है जिस पे आके एंटीजन चिपकती है, ठीक है, और एक वो रीजन होता है जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आके बाइंड होता है, मैक्रोफेजेस वगैरह बाइंड होते हैं। ठीक है। तो जो ऊपर वाला रीजन होता है जिसके ऊपर एंटीजन ने आके चिपकना है उसको हम क्या कहते हैं? फैब रीजन कहते हैं। और जो नीचे वाला रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? FC रीजन कहते हैं। ये पहली बात होगी। दूसरी बात कि जो एंटीबॉडी बनती है वो दो तरह की चेन से बनती है। एक चेन हैवी चेन कहलाती है और एक चेन जो है वो लाइट चेन कहलाती है। तो एक ये आपके पास इतनी बड़ी हैवी चेन हो गई, ठीक है, और फिर दूसरी वाली जो चेन है इसके बराबर में वो लाइट चेन हो गई। ये दूसरी बात हो गई। पहली बात क्या हुई थी कि फैब रीजन और FC रीजन, दूसरा चेन हैवी चेन लाइट चेन। तीसरी बात ये हो गई कि अब जो करनी है हुई नहीं है, हो जाएगी। वो ये कि जो हैवी चेन और लाइट चेन है दोनों में दो तरह के रीजन होते हैं। एक रीजन जो है वो कहलाता है वेरिएबल रीजन, और एक रीजन कहलाता है कांस्टेंट रीजन। ठीक है, ये नजर आ रहा है? तो ये जो आपको तीन रीजन्स नजर आ रहे हैं ये कांस्टेंट रीजन है, ठीक है, हैवी चेन के। और ये ऊपर वाला जो रीजन है ये कौन सा है? ये वेरिएबल रीजन है। इसी तरीके से लाइट चेन में सिर्फ एक कांस्टेंट रीजन होता है और बाकी एक जो है वो इसमें वेरिएबल रीजन होता है। तो इस तरीके से हैवी चेन और लाइट चेन बनती हैं, उनके अंदर वेरिएबल रीजन होते हैं और कांस्टेंट रीजन होते हैं। और यहाँ पर बीच में एक हिंज होता है जो कि डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है, जो कि हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के थ्रू भी आ सकता है, जैसे कि मिथियोनिन वगैरह। अब तीसरी बात भी हो गई, ठीक है, उसको जरा पहले टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो ये कि भाई एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में दो बुनियादी चीजें हैं, एक फैब रीजन है, एक FC रीजन है। फैब रीजन वो रीजन है जिसके ऊपर एंटीजन की बाइंडिंग होती है, और FC रीजन वो है जिसके साथ 5 काम होते हैं।
यानी कि वो कांस्टेंट होता है हमेशा। वो कार्बोक्सी टर्मिनल लगता है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। और कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग करता है जो मैंने आपको बताया। ये किस तरह होती है, इसका पूरा प्रोसेस आगे आ रहा है। और इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट साइड चेन लगी होती है, ये हमें नजर नहीं आ रही। और कॉन्फर्स आइसोटाइप, यानी कि हर टाइप, जो पांच टाइप्स हैं आइसोटाइप्स, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीडी, इन सब की जो पहचान है वो किससे होती है? वो इससे होती है कि भाई ये कांस्टेंट रीजन कैसा है। ठीक है। तो ये बातें होंगी, पांच सीज याद रखने हैं कांस्टेंट रीजन। अच्छा, अगर तुम गौर करो कि ये जो फैब रीजन है, कौन सा रीजन है? ये जो फैब रीजन है, इसमें तुम्हें वेरिएबल रीजन भी नजर आ रहा है और कांस्टेंट रीजन भी नजर आ रहा है। ठीक है, सॉरी। तो तुम्हें इसके अंदर वेरिएबल रीजन भी नजर आ रहा है और कांस्टेंट रीजन भी नजर आ रहा है ना? अगर मैं भी देखूं चश्मा लगाए बगैर तो मुझे दोनों नजर आ रहे हैं। और जो आपके पास एस सी रीजन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? कांस्टेंट है। और दूसरी बात कि जो फैब रीजन है उसमें हैवी चेन भी है, लाइट चेन भी है। जबकि एफ सी रीजन में सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? हैवी चेन है। तो इससे ये पता चला कि ये जो हैवी चेन है, ये फैब रीजन में भी होती है, एफ सी रीजन में भी होती है, लेकिन जो लाइट चेन है वो सिर्फ और सिर्फ फैब रीजन में होती है। और जो एफ सी रीजन है वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? वो पूरा का पूरा कांस्टेंट रीजन से बना हुआ है ना? जबकि फैब रीजन के अंदर वेरिएबल भी है और हैवी भी है। अब एक बात ये समझो कि जो मुख्तलिफ क्लासेस हैं, आई जी ए, आई जी एम, आई जी ई, ये मुख्तलिफ क्लासेस जो हैं ये कहलाती हैं एंटीबॉडी की आइसोटाइप्स। क्या कहलाती हैं? आइसोटाइप्स। और एंटीबॉडी के फैब रीजन पर एंटीजन बाइंडिंग साइट का, दोबारा सुनो, एंटीबॉडी के फैब रीजन पर एंटीजन बाइंडिंग साइट का एक खास शेप की एंटीजन को पहचानना, एक खास किस्म की एंटीजन को पहचानना, ये क्या कहलाता है? आइडियोटाइप। सो आइसोटाइप इज अ क्वालिटी ऑफ एफसी रीजन, while ideotype is a characteristic of फैब रीजन। ये बहुत अहम बात है कि एक खास किस्म की एंटीजन को बाइंड करना, ये बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ फैब रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी इज नोन एज आइडियोटाइप। और फिर मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज की टाइप्स में स्विच होना, यानी कि क्लास स्विचिंग, इट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एफ सी रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। आखिरी बात इस जिमन में यह है कि वो खास एंटीजन का पार्ट जिसको एंटीजन बाइंडिंग साइट पहचानती है फैब रीजन की, उस चीज को कहते हैं एपीटोप। क्या कहते हैं? एपीटोप कहते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के ऊपर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू हो गई, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। पहली बात तो ये कि एंटीबॉडी क्या क्या काम करती है, हमें पता है कि वो न्यूट्रलाइजेशन करती है, ऑप्सोनाइजेशन करती है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करती है। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? कि वो आके बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो हमारे टिश्यूज से, हमारी सेल की सरफेसेस से एडहेरेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता। दूसरा काम होता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन ये होता है कि एंटीबॉडी जो है वो बैक्टीरिया के सरफेस को कोट कर देती है ताकि वो यमी बन जाए मैक्रोफेजेस के लिए, मैक्रोफेज आके बड़े मजे से चट 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 करके खा सके। और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ये होती है कि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या करती हैं? ये मैक की एक्टिवेशन कराती हैं, जिसके नतीजे में डिस्ट्रक्शन हो जाती है इसकी सरफेस के। अब ये मैक क्या होता है, इसकी एक्टिवेशन क्या होती है, वो आगे आने वाली गुफ्तगू का हिस्सा है। अब एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी एफए के अंदर भी इसको थोड़ा सा इजमालन जिक्र किया गया है, लेकिन हम इसका जिक्र तफसीलन करेंगे। और वो है एंटीबॉडी डाइवर्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। ये समझने वाला टॉपिक है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी तवज्जो मरकूज रखें।
अब पहली बात तो ये समझो कि एंटीबॉडी डाइवर्सिटी क्या होती है। ये बेसिकली एक एंटीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। सवाल ये कि ये कहाँ होता है, कैसे होता है और कब होता है। ये होता है बोन मैरो में। तो वेयर का जवाब तो हमें मिल गया कि कहाँ कब कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। और कब होता है, बिफोर एंटीजन एक्सपोजर। अभी एंटीजन का एक्सपोजर नहीं हुआ था कि पहले ही ये प्रोसेस शुरू हो गया। और इसका मकसद क्या है कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज की टाइप्स बनाई जाएं, जो कि मतलब ये है कि वो उसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो जब उसको बहुत सारी जो है एंटीजन दिखाई जाए तो वो किसी ना किसी को फिट कर ले अपने अंदर। तो अभी एंटीजन बनी नहीं है, लेकिन एंटीजन से लड़ने की तैयारी पहले शुरू हो गई है। मैं अपनी बात समझा पा। तो द गोल इज टू क्रिएट अ ह्यूज प्री इम्यून, जो भी लफ्ज लिखा हुआ है, सो दैट ईच बी सेल कैरीज अ यूनिक एंटीबॉडी रिसेप्टर इवन बिफोर इनकाउंटरिंग एनी पैथोजन। और आपको पता है कि आमतौर पे जो पहली एंटीबॉडी होती है वो आईजीएम होती है। अब ये होता कैसे है, इसके तीन स्टेप्स होते हैं। उन तीन स्टेप्स में से पहला स्टेप हम पढ़ने लगे हैं कि सबसे पहले जो जीन सेगमेंट्स हैं उनकी क्या होती है, रैंडम रिकॉम्बिनेशन होती है। अब समझो जरा। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जीन है, इसका जो लोकस है, लोकस समझते हैं वो जगह किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जहां पर आपके पास कोई जीन पड़ी होती है। ये बेसिकली ये तीन मुख्तलिफ जीन सेगमेंट से मिलकर बनता है। एक होता है वी सेगमेंट, एक होता है डी सेगमेंट, एक होता है जे सेगमेंट। वी का मतलब वेरिएबल सेगमेंट, डी का मतलब डाइवर्सिटी सेगमेंट, जे का मतलब जॉइनिंग सेगमेंट। और डाइवर्सिटी सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ हैवी चेन में होता है, लाइट चेन में नहीं होता। तो अगर एक फंक्शनल एंटीबॉडी चेन बनानी है तो आपको पता है कि एक लाइट चेन बनेगी और एक क्या बनेगी, हैवी चेन बनेगी। ये बात पता है आपको, अभी हमने पीछे ही पढ़ा। तो लाइट चेन के अंदर वी और जे सेगमेंट होते हैं, मैंने बताया डी सेगमेंट नहीं होता। और हैवी चेन के अंदर तीन होते हैं, वी सेगमेंट भी होता है, डी सेगमेंट भी होता है, जे सेगमेंट भी होता है। तो होता ये है कि एक फंक्शनल एंटीबॉडी बनाने के लिए ये लाइट चेन और हैवी चेन के वी, जे और हैवी चेन का डी सेगमेंट भी ये रिकम्बाइन होते हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में, और ये क्या बनाते हैं, एक नई किस्म की एंटीबॉडी बनाते हैं। ये किस तरीके से होता है अभी मैं थोड़ा सा आगे जाके मजीद समझा देता हूँ, लेकिन एफए वगैरह में इतना तफसील से नहीं समझाया गया। और ये जो रिकॉम्बिनेशन का काम करवा रहे हैं, ये खास जीन्स हैं, इनका नाम आपने जहन में रखना है, या आगे जब हम इम्यूनो डेफिशिएंसीज पढ़ोगे तो वहां काम आएगा। उसका क्लू यहाँ भी दे दिया गया है। वो होते हैं रैग वन और रैग टू, यानी कि रिकॉम्बिनेशन एक्टिवेटिंग जीन्स। और ये क्या करते हैं, ये कट करते हैं, रीजॉइन करते हैं डीएनए सेगमेंट्स को। यानी कि ये वो एंजाइम्स हैं जो कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प करते हैं। और हर रैंडम कॉम्बिनेशन एक यूनिक वेरिएबल रीजन बना देता है एंटीबॉडी का, और उस वेरिएबल रीजन से एक नया फैब पोर्शन बनता है। और हर यूनिक फैब पोर्शन एक अलग किस्म के एंटीजन को बाइंड करने की सलाहियत रखता है। तो बेसिकली यही तो मकसद था कि अभी एंटीजन आए ना, उससे पहले हम मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बंदूकें और मुख्तलिफ किस्म के बॉम्ब, मुख्तलिफ किस्म के हथियार बना के रखें, क्योंकि जो आने वाली एंटीजन होगी वो किसी न किसी खास इन वेपन्स में से एक से तो किल हो ही जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब खुदा ना खास्ता रैग म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है, स्किड होता है, यानी कि सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि सेगमेंट्स बनेंगे ही नहीं। जब ये सेगमेंट्स बनेंगे ही नहीं तो खास किस्म की एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं। अब होगा ये कि हमारे पास एक ही बेचारा, एक ही तरह का सोल्जर घूम रहा है। और जाहिर सी बात है, हमें तो डाइवर्सिटी चाहिए थी लेकिन वो नहीं है। और फिर सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये वीडीजे रिकॉम्बिनेशन कहीं पर टी सेल की डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। अगरचे अपनी किताबों में हम इसको सिर्फ बी सेल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो टी सेल्स भी सही तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाते अगर ये वीडीजे रिकॉम्बिनेशन ना हो तो। अच्छा, अब देखें जरा ये कि होता कैसे। असल में होता ये है कि ये जो हैवी जेन लोकस है, तो हमने पढ़ा कि इसके अंदर एक वी सेगमेंट है, एक डी सेगमेंट है और एक जे सेगमेंट है। तो ये जो वी सेगमेंट है बेसिकली ये 40 सेगमेंट से मिलके बना है वी रीजन।
जो डी रीजन है वो 23 सेगमेंट से मिलके बना है, और जे रीजन 6 सेगमेंट से मिलके बना है। तो कहीं पर आपको 40 की तादाद मिलेगी, कहीं 65 की भी मिलेगी। तो थोड़ी सी तहकीक पे ये पता चला है कि जो फंक्शनल होते हैं वो 40 होते हैं, और जो कुल हैं वो 65 हैं। इसी तरीके से अप्रोक्सीमेटली डी सेगमेंट में 23 सेगमेंट्स हैं, और 26 से 27 तक इनकी तादाद हो सकती है। जबकि जे सेगमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। इसी तरह लाइट चेन के अंदर वी जो है वो कितने हैं, 40 हैं, लेकिन वहां पे जे कितने होते हैं, 5 होते हैं। और ये हमने पढ़ लिया था कि लाइट चेन के अंदर कोई भी डी सेगमेंट नहीं होता। ठीक है। यानी कि हैवी चेन में वी डी जे होते हैं, लेकिन लाइट चेन में सिर्फ और सिर्फ वी जे होते हैं। तो हैवी चेन की 3 चीजों से मिलकर बनती है, वी प्लस डी प्लस जे, जबकि लाइट चेन किससे मिलकर बनती है, वी प्लस जे। तो ये एक अहम बात है जो आपको याद रहनी चाहिए। और चूंकि ये सारी तफसील एफ ए से अलाइन है, तो इस पे एग्जाम में सवाल भी बन सकता है। अब जरा समझो होता क्या है। लेट्स से वी के 40 फंक्शनल सेगमेंट्स थे। हमारी रैग जीन्स जो थी उन्होंने क्या किया, वी वाले का 70वां सेगमेंट लिया, डी वाले का 9वां लिया, और जे वाले का 3rd लिया। इसी तरीके से लाइट चेन से भी उसने 25वां लिया, और जे से दूसरा लिया। तो अब जो एंटीबॉडी बनेगी, तो उसका देखो जरा कि किस तरीके से फैब रीजन बनेगा। कि हैवी चेन से होगा V17 D9 J3, और लाइट चेन से होगा V25 J2। इस तरह ये एक फैब रीजन बन गया, वेरिएबल रीजन। अच्छा, ये बात भी मैं यहाँ दोबारा बता दूं, वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना मुनासिब समझता हूँ कि ये जो सारा काम हो रहा है वीडीजे रिकॉम्बिनेशन वाला, ये कांस्टेंट रीजन में नहीं हो रहा। कांस्टेंट रीजन और कांस्टेंट्स, वेरिएबल रीजन को वेरिएबल रीजन कहते ही इसलिए क्योंकि उसमें ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है। आगे बढ़ो। हो सकता है कि दूसरा बी सेल जो है वो एक और कॉम्बिनेशन ले, वो V2D21J5 और V7J1 ले। अब ये पिछली वाली जो एंटीबॉडी हमने अभी देखी थोड़ी देर पहले, V17 D9 J3 V25 J2, ये वाली इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बनेगी। और इसकी जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो भी कंप्लीटली डिफरेंट होगी। तो यानी कि मैं ये समझा कि हैवी चेन के अंदर 5520 पॉसिबिलिटीज हैं। किस तरह? कि भाई 40 ऑप्शन उसके पास वी के हैं, 23 ऑप्शन डी के हैं, और 6 ऑप्शन जे के हैं। इन सारे ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करो तो 5520 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इसी तरीके से जो लाइट चेन है उसके पास 200 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि उसके पास 40 वी वाले हैं, 5 जे वाले हैं। और अगर दोनों को कंबाइन कर दो, 5520 और 200, तो तकरीबन 1 मिलियन यूनिक एंटीबॉडीज बन सकती हैं सिर्फ रिकॉम्बिनेशन से। यानी कि अभी एंटीजन का एक्सपोजर भी नहीं हुआ, उससे पहले ही 1 मिलियन यूनिक एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। अच्छा, इसको एक डायग्राम से भी समझो। ये देखो, ये तुम्हारे पास इस तरह V1 से लेके 65 तक रीजन है। मैंने कहा था कि कहीं 65 लिखा होगा, कहीं 40 लिखा होगा, कहीं कोई और नंबर भी इनके दरमियान के लिखा हो सकता है। इसी तरीके से डी रीजन के 27 सेगमेंट्स हैं, जे रीजन के 6 सेगमेंट्स हैं। आप देखो किस तरीके से हुआ। यहां से कोई भी वी ले लिया गया, यहां से कोई भी क्या ले लिया गया, डी ले लिया गया, और यहां से कोई भी जे ले लिया गया। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, 10,530 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, है ना। और इस रीजन के ऊपर आगे ये चेंज होगा, जो कि हमें पता है वेरिएबल रीजन कहलाता है। बाकी जो आपको ब्लू नजर आ रही है ये सारी कॉन्स्टेंट्स हैं। फिर दूसरी तरीके से डाइवर्सिटी किस तरह आती है कि जब ये आपके पास वीडीजे रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं और एक वीडीजे सेगमेंट बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, TDT, टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। और ये किस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इमेच्योर लिम्फोसाइट सेल में होता है, क्योंकि एंटीबॉडी डाइवर्सिटी एंटीजन एक्सपोजर से पहले होती है, और एंटीजन एक्सपोजर से पहले जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। तो ये क्या करता है, ये इस जंक्शन के ऊपर क्या करता है, एक न्यूक्लियोटाइड बेस ऐड कर देता है। अब इससे भी नया कॉम्बिनेशन बना। लेट्स से जो पहला हमारे पास सेगमेंट बना
उसके ऊपर उसने जो है वो साइटिडीन ऐड की। दूसरा जो कॉम्बिनेशन बना उस पे इसने कोई यूरासिल ऐड कर दी। तीसरे वाले पे इसने एडिनिन कर दी, किसी पे दो एडिनिन कर दी। तो मुख्तलिफ बेसिस की वजह से, ठीक है, मुख्तलिफ बेसिस की वजह से मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स लगने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडी बनती है। इससे क्या होता है, जंक्शनल डाइवर्सिटी होती है कि भाई इसका जो है वो जंक्शन भी अलग है। तो एक तरीके से मजीद वेरिएबिलिटी बढ़ गई। एक पहली वेरिएबिलिटी तो किस तरह बढ़ी थी कि भाई सब में वी डी जे डी कॉम्बिनेशन अलग अलग थे। दूसरा इजाफा ये हुआ सोने पर सुहागा के न्यूक्लियोटाइड्स भी अलग अलग हो गए। तो तीसरा काम ये क्या करता है कि रैंडम पेयरिंग ऑफ हैवी और लाइट चेन कर लेता है। कोई भी हैवी चेन उठा लेगा, कोई भी लाइट चेन उठा लेगा, ठीक है। इस तरीके से एक मतलब हजारों मिलियंस ऑफ यूनिक एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और अभी एंटीजन एक्सपोजर भी नहीं हुआ, इसी वजह से इसको एंटीजन इंडिपेंडेंट डाइवर्सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीजन इंडिपेंडेंट डाइवर्सिटी। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन इंडिपेंडेंट एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। एक क्लिनिकल ये है कि ये जो टीडीटी होता है, ये अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का मार्कर है, क्योंकि आपको पता है लिम्फोब्लास्ट इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं और उनके ऊपर क्या एक्सप्रेस होता है, टीडीटी। तो ये तो बात हो गई एंटी बॉडी डाइवर्सिटी की, जो कि एंटीजन इंडिपेंडेंट होती है। नाउ देयर इज समथिंग नोन एज एंटीबॉडी स्पेसिफिटी। वो क्या थी, डाइवर्सिटी, ये है स्पेसिफिसिटी, जो कि एंटीजन डिपेंडेंट होती है। अब ये कहाँ होती है और कब होती है? जाहिर सी बात है, ये एंटीजन के एक्सपोजर के बाद होगी। और कहाँ होगी? लिम्फ नोड्स में होगी। लिम्फ नोड्स में कहाँ? जर्मिनल सेंटर में। क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कुछ देर पहले कि लिम्फ नोड का वो पार्ट जहाँ मेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो जगह क्या कहलाती है? जर्मिनल सेंटर कहलाती है। अच्छा, अब इसमें दो प्रोसेस होते हैं। तीन हम पीछे एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में पढ़ के आ गए, अब इसके अंदर दो प्रोसेस हैं। एक कहलाता है सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन और एक कहलाता है एफिनिटी मैचुरेशन। ये दो टर्मिनोलॉजी में बहुत आसान सी समझ लेंगे, समझ आ जाएगी। होता क्या है कि सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन वो प्रोसेस है जिसके नतीजे में बी सेल्स अपने ही अंदर रैंडम पॉइंट म्यूटेशंस इंट्रोड्यूस करते रहते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी जीन के अंदर। यानी कि वो जो फैब रीजन है, ठीक है, मैं दोबारा दिखाऊं आपको ताकि रिवाइज हो जाए। ये जो फैब रीजन है, ये जो तो आपके पास कॉम्बिनेशन बना है, ये तो बना है एंटीबॉडी डाइवर्सिटी से। फिर इसी कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास रैंडम पॉइंट म्यूटेशन होना शुरू हो जाती हैं। जब ये रैंडम पॉइंट म्यूटेशन होती हैं और ये बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ हो रही होती हैं, ये रैंडम पॉइंट म्यूटेशंस इस वेरिएबल रीजन के अंदर क्या कर लेती हैं? अब ये जो वीडीजे रिकॉम्बिनेशन की वजह से जीन्स बनी थी, अब इसमें भी म्यूटेशन हो गई। पहले हजारों मिलियंस कॉपीज बनी थी, अब उनमें भी म्यूटेशन करके एक मजीद नया वर्जन बना दिया उसका। जो पहले से इतना यूनिक वर्जन है, उसकी उसके अंदर म्यूटेशन करके उसका भी एक नया वर्जन बना दिया। तो आपको पता है म्यूटेशन का ये मतलब होता है कि किसी भी जीन के अंदर उसकी उसकी असलियत को बदल दिया जाए। और ये म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा होता है आम बॉडी की जीन्स के मुकाबले में। और यहाँ पे जो एक एंजाइम है जो कि हेल्प करता है, उसका नाम होता है एड। द प्रोसेस इज एड बाय एड विच इज एक्टिवेशन इंड्यूस साइटिडीन डीअमाइनेज। तो आप जरा सोचो कि पहले ही हजारों मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस की एंटीबॉडीज बनी और उसमें भी म्यूटेशन करके उसको बिल्कुल ही यूनिक बना दिया। और फिर इसके नतीजे में, इस सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन के नतीजे में कुछ बी सेल्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो कि ऐसी एंटीबॉडीज बनाते हैं जिसकी एंटीजन के साथ बहुत ज्यादा हायर एफिनिटी होती है।
और कुछ ऐसी भी बनती हैं उन म्यूटेशन के नतीजे में जिनकी एफिनिटी यानी कि चिपकने की सलाहियत यानी कि बाइंड करने की सलाहियत कम होती है। तो उन लोअर एफिनिटी वालों को तो खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा हायर एफिनिटी वाली होती हैं उनको रिटेन रखा जाता है जर्मिनल सेंटर्स के लिम्फ नोड्स के अंदर। ये प्रोसेस होता है। और एट द एंड ऑफ द डे वो जो है हमारे पास एंटीबॉडी होती है, इट्स द बेस्ट फिट बी सेल, जो कि किसी खास एंटीजन को इतना खतरनाक तरीके से बाइंड कर सकती है कि फिर उसकी जान नहीं छूटेगी। दिस इज हाउ एंटीजन डाइवर्स एंटीबॉडी डाइवर्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी इज कैरीड आउट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बस मैं इसको जल्दी से बस समराइज करूं कि एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी, ये प्रोसेसेस हैं जिनके नतीजे, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि ऐसी यूनिक एंटीबॉडीज बनाई जाएं जो कि एंटीजन को इतना स्ट्रांगली बाइंड करें और हर एंटीजन के खिलाफ हो जो कि हमारी बॉडी में आ सकता है, ताकि हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहे। जो एंटीजन इंडिपेंडेंट वाला प्रोसेस है वो एंटीजन आने से पहले होता है, जिसको हम एंटीबॉडी डाइवर्सिटी कहते हैं। उसके अंदर आपके पास तीन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, दूसरा होता है टीडीटी, और तीसरा होता है क्या, रैंडम पेयरिंग। क्या होता है? आपके पास वी के तकरीबन 40 सेगमेंट हैं, डी के आपके पास 27 सेगमेंट हैं, जे के आपके पास 6 हैं। इसी तरह लाइट चेन के अंदर आपके पास वी के 40 हैं, लाइट चेन के 5 हैं। और क्या होता है कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स को मुख्तलिफ तरीके से जोड़कर रैग जीन्स के जरिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। फिर टीडीटी इनके आखिर में न्यूक्लियोटाइड मुख्तलिफ किस्म की ऐड कर देता है। और फिर इन ये जो लाइट चेन और हैवी चेन्स बनी हैं मुख्तलिफ किस्म की, इनकी रैंडमली आपस में रिकॉम्बिनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक यूनिक एंटीबॉडी बनती है। और इस तरह की मिलियंस ऑफ यूनिक एंटीबॉडीज बनती हैं। अभी इस वक्त इसका किसी एंटीजन से एक्सपोजर नहीं हुआ हुआ, अभी ये सिर्फ और सिर्फ अंदाजे से ऐसी एंटीबॉडी बनाई गई है कि ये इस एंटीजन को बाइंड करने की सलाहियत रखेगी या नहीं रखेगी। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जब एंटीजन का एक्सपोजर हो जाता है तो लिम्फ नोड के जर्मिनल सेंटर के अंदर मजीद इनकी मैच्योरेशन होती है, ताकि ये बिल्कुल बेस्ट फिट हो सके उस खास एंटीजन के खिलाफ। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए सबसे पहले ये जो हमने बनाए थे वेरिएबल रीजन, इनकी क्या होती है, इनके अंदर म्यूटेशंस होती हैं। ये म्यूटेशंस मजीद जो है वो इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देती हैं। और आखिर के अंदर क्या होता है कि ये ऐसी एंटीबॉडी बन जाती है, इसका फैब रीजन इतना खास रीजन होता है कि वो उस एंटीजन को इतना स्ट्रांगली बाइंड करता है कि फिर उसके छूटने का कोई रास्ता नहीं बचता। दिस इज नोन एज एफिनिटी मैच्योरेशन। So this mechanism explains why booster vaccines work so effectively. कि ड्यूरिंग द प्राइमरी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी की मॉडरेट एफिनिटी होती है। जब बूस्टर डोजेस लगती हैं तो क्योंकि बार बार सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन और एफिनिटी मैच्योरेशन होती है, तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इफेक्टिवली एंटीजन को बाइंड करने की सलाहियत रखती हैं। दिस इज वाई बूस्टर्स गिव सुपीरियर एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, क्योंकि अब जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं उनकी उस खास एंटीजन जिसकी बूस्टर डोजेस हमने लगाई हैं उसके खिलाफ जो है बहुत हाई एफिनिटी वाली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं। ठीक है। फिर इसी के अंदर आखिरी काम क्या होता है जिसको हम आइसोटाइप स्विचिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्लास स्विचिंग। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ कि भाई सबसे पहले तो कौन सी बनती है? आईजीएम बनती है। अब आईजीजी, आईजीई, आईजीए बनना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आइसोटाइप क्लास स्विचिंग। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें और आइसोटाइप क्लास स्विचिंग में फर्क ये है कि अब तक हमने ऊपर जितने भी प्रोसेसेस पढ़े, वीडीजे रिकॉम्बिनेशन का होना, टीडी की के जरिए न्यूक्लियोटाइड का लगना, रैंडम पेयरिंग होना, उसके बाद सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होना, फिर एफिनिटी मैच्योरेशन होना, ये सब और सब फैब रीजन के वेरिएबल रीजन में हो रहे थे। ठीक है। लेकिन जो आपके पास क्लास स्विचिंग होती है, आइसोटाइप क्लास स्विचिंग होती है,
इसका जो मकाम है वो कौन सा है? कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। यानी कि कांस्टेंट रीजन ने कहा भाई कोई मेरी तरफ भी तो इल्तिफात नजर करो, मैं भी तो कोई चीज हूँ इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में, मुझे भी तो देखो, मेरी तरफ भी थोड़ी सी सिला रहमी का मामला करो। तो अब कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन के अंदर ये होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि अब फैब रीजन अनचेंज रहता है, लेकिन एंटीबॉडी का इफेक्टर फंक्शन चेंज हो जाता है। तो खैर, इसके लिए क्या चीज चाहिए? इसके लिए हमने जैसा कि पहले पढ़ लिया कि CD40 और CD40 लाइगेंड की इंटरेक्शन चाहिए, और साइटोकाइन सिग्नल्स फ्रॉम टी हेल्पर सेल्स डिटरमाइन करते हैं कि अब कौन सी क्लास फॉर्म बनेगी। पहले पढ़ा चुका, इंटरल्यूकिन 4 ये कहता है कि IgE और IgG बनाओ, इंटरल्यूकिन 5 कहता है कि IgE बनाओ, IgA बनाओ। आपने बस ये दो याद रखने, आखिरी वाला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो डिफॉल्ट एंटीबॉडी जो बनती है पहले डिस्कस हो चुका कि वो IgM होती है, लेकिन मदद के जरिए वो IgG, IgA और IgE में स्विच हो सकती है। तो क्लिनिकली क्या है कि CD40 लाइगेंड का डिफेक्ट होता है, और बी सेल्स जो है वो क्लास स्विच नहीं हो सकते। अगर CD40 लाइगेंड का डिफेक्ट हो तो बी सेल्स जो है वो अपनी क्लास स्विचिंग नहीं कर सकेंगे, सिर्फ और सिर्फ IgM होगी वहां, जिसकी वजह से क्या होंगे, रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे। और एट डेफिशिएंसी में क्या होगा? एट डेफिशिएंसी कौन सी है? एट कौन सा एंजाइम था वो जो कि सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन करा रहा था? ये रहा एट, यानी कि एक्टिवेशन इंड्यूस साइटोकिन डी अमाइनेज, जो कि क्या करवा रहा था? सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन करवा रहा था। तो इसके अंदर भी हाइपर आइजीन फिनोटाइप हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, आपके एग्जाम में ये नहीं आए। ठीक है। हाँ, तो ये एक बहुत हैवी टॉपिक है, ये समझने वाला टॉपिक है, इसको किताबों में इतना समझाया भी नहीं गया। शायद BRS में आपको ये थोड़ा सा मिल जाए, लेकिन FA वगैरह के अंदर आपको शायद इतना तफसील से ना मिले, लेकिन इसके ऊपर सवाल आते हैं, और चूंकि इसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती तो क्या होता है, तो फिर हमें अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तीन तरह के एंजाइम्स खास तौर पे हमने पढ़े, एक RAG1, RAG2, एक हमने TDT पढ़ा, और एक हमने एड पढ़ा। तो तुम्हें ये तीन नाम जरूर याद रखने हैं। ठीक है। अब इसको एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाया गया कि भाई लेट्स से कि बोन मैरो जो है वो एक प्रिंटिंग प्रेस है, और वो रैंडम ड्राफ्ट कॉपीज बना रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि भाई अपकमिंग एग्जाम का है। वो ऐसे नोट्स बना रहा है जिसके अंदर तुम यूं समझो कि तुम्हें लेट्स से इम्यूनोलॉजी के पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी के पेपर की तैयारी से पहले मैंने तुम्हें ये वाले नोट्स दे दिए कि भाई तुम इन नोट्स को पढ़ लो। ठीक। तो ये इसके अंदर इम्यूनोलॉजी की वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि तुम्हारे किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये एक जनरल इम्यूनोलॉजी की चीजें हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो वाला प्रोसेस है जो कि एंटीजन इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये नोट्स बहुत डाइवर्स नॉलेज रखते हैं। इसके अंदर आपको VDJ रिकॉम्बिनेशन की बातें भी मिल रही हैं, इसके अंदर आपको लिम्फ नोड की हिस्टोलॉजी भी मिल रही है, इसके अंदर आपको पैथोलॉजी के से रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसीज भी मिल रही हैं। लेकिन लेट्स से कि अब आपको बताया गया कि आपके इम्यूनोलॉजी के मॉड्यूल का सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजी का एग्जाम है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इम्यूनो डेफिशिएंसीज का टॉपिक आएगा। तो मैं क्या करूं, मैं आपको उन्हीं नोट्स को मॉडिफाई करके दूं, इन्हीं इम्यूनोलॉजी के नोट्स को मॉडिफाई करके दूं, और कहूं कि भाई अब जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, ये पहले तो कितने डाइवर्स थे, इसमें सब कुछ था, अब इसके अंदर मैंने सिर्फ इम्यूनो डेफिशिएंसीज की यानी कि पैथोलॉजी की हाई यील्ड चीजें डाल दी। तो अब वो नोट्स क्या हो गए, वो स्पेसिफिक हो गए टू द पर्टिकुलर एग्जाम। दिस इज एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी, कि वो खास उसके लिए वो हो गए। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? तो बेसिकली जो पहले मैंने चीजें बनाई थी वो क्या थी? वो थी कि VDG रिकॉम्बिनेशन, मैंने सारे टॉपिक्स को रिकम्बाइन कर दिया, और फिर और जो अब मैंने चीज दी है वो क्या है, वो मैंने अपने नोट्स के अंदर बाकी चीजें हटा दी, यानी कि सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन कर दी, और फिर मैंने आपको उस खास टॉपिक के नोट्स बड़े सलीके से बड़े प्यारे अंदाज में आपकी तरफ पेश कर दिया, यानी कि अब एफिनिटी मैच्योरेशन हो गई। तो आई होप कि ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। नहीं समझ आया तो दोबारा पीछे जाके देख लें। और
हो, आई होप कि इस एग्जाम्पल से तो कुछ ना कुछ समझ आ ही गया हो। तो इसको वन लाइन में अगर समराइज करें तो डाइवर्सिटी क्या है, एंटीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जो कि बोन मैरो में होता है, रैग, टीडीटी, रैंडम पेयरिंग। और स्पेसिफिसिटी क्या है, एंटीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको जब मैं मुख्तलिफ किस्म की एंटीजेंस पढ़ा रहा हूँ, वैक्सीन वगैरह, तो उस वक्त पढ़ा दूंगा क्योंकि वहां भी ये दोबारा आएगा। तो इसको हम डबल डबल क्यों पढ़े, है ना। अच्छा, अब एक डिस्कशन ये है कि इम्यूनोग्लोबुलिन की आइसोटाइप्स क्या होती हैं। हमें पता है आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीडी, कॉमन बातें सबको पता है। आईजीई म्यूकोजल इन्फेक्शन से लड़ने के काम आती है, ठीक है। आईजीजी सीरम के अंदर मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ये बात एग्जाम में आती है। और ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और ऑप्सोनाइजेशन में भी हेल्प करती है, और वार्म ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में भी हेल्प करती है। तो ये आईजीए जो है वो क्या है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अगेंस्ट हेल्प करती है। और ये सिक्रीटरी कंपोनेंट जो है वो ले लेती है ल्यूमिनल प्रोटीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब ये सारी वो बातें हैं जो आपको पहले से पता है, मैं बस क्या कर रहा हूँ, मैं बस ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक रट्टे वाला है, लेकिन इसको हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर दिया है। जब इसके ऊपर आपके पास एग्जाम के अंदर जब भी आपके पास नोट्स आएंगे तो आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से आईजीई जो है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन और एलर्जीज और एनाफाइलैक्सिस में रोल करती है, और पैरासाइट्स वगैरह के अगेंस्ट इम्यूनिटी करवाती है, और इसकी लोवेस्ट कंसंट्रेशन होती है सीरम के अंदर। तो ये फिर मैंने इसको सिनेरियोज में कन्वर्ट कर दिया। आप रोक के इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स आपके पास जब आए तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेमोरी हुक्स देख लें ज़रा 2 मिनट में। फिर दोबारा वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। देख लेंगे इसको भी। ये देख लेंगे। जो बातें अभी शायद कुछ इसमें हों जो क्लियर ना हो रही हूँ, वो इंशाल्लाह आगे आ जाएंगी। इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी आगे इनके ऊपर मजीद तफसील से बात होनी है। अब हमारा एक बहुत अहम टॉपिक स्टार्ट होने लगा है जो कि है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। बहुत अहम टॉपिक है, इसको जरा अब हम समझते हैं बहुत आराम आराम से हजम करते हुए।